कक्षा 10 विज्ञान में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3, जिसको हम थ्योरी सहित फिनिश कर चुके थे, लेकिन इसमें हमने अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो चैप्टर के बाद में दी हुई है उसको सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 16 प्रश्न हैं। उनमें से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुविकल्पीय प्रश्न जो 4 हैं, उन 4 में भी पहला है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। तो मैंने आपको देखिए सक्रियता श्रेणी बनाई है। पिछले लेक्चर्स में सक्रियता श्रेणी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था और उसमें ये बताया था कि जो सक्रियता श्रेणी में धातुएं ऊपर होंगी वो अपने से नीचे वाली धातु को विलयन में से विस्थापित कर देगी, जबकि नीचे वाली ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो देखेंगे आप NaCl विलयन में कॉपर धातु है, तो कॉपर धातु क्या NaCl में से Na को हटा देगी? नहीं हटा पाएगी, क्योंकि कॉपर नीचे होती है, Na बहुत ऊपर है। MgCl2 विलयन में एल्यूमिनियम धातु, तो एल्यूमिनियम Mg को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि Mg ऊपर है, ज्यादा क्रियाशील है, एल्यूमिनियम कम क्रियाशील है, तो इसलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगर देखें FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर माने Ag, तो Ag Fe से बहुत कम क्रियाशील है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में नीचे है, तो इसलिए Ag भी FeSO4 से Fe को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, तो कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर ऊपर आता है, Ag नीचे आता है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर CuHgAgPtAu, इस टाइप से आता है ना हाइड्रोजन CuHgAg। तो देखिए कॉपर से नीचे है Ag, तो कम क्रियाशील होगा, तो कॉपर Ag को हटा सकता है उसके विलयन से, तो कॉपर धातु AgNO3 विलयन से Ag को विस्थापित कर देगी। इसलिए जो डी ऑप्शन है वो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, और हमें वही छांटना था कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी माने कौन सा वाला जो युग्म है वो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए सक्रियता श्रेणी में जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर पाएगी उसके लवणीय विलयन से। तो यहाँ पर कॉपर धातु अधिक क्रियाशील है Ag से, तो AgNO3 विलयन से Ag को हटा पाएगी, जबकि अन्य जगह क्या हो रहा है, जैसे कॉपर NaCl विलयन से कॉपर को Na को नहीं हटा पाएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर कम है क्रियाशील है, Na ज्यादा क्रियाशील है। यहाँ एल्यूमिनियम कम क्रियाशील है, मैग्नीशियम ज्यादा है, तो इसलिए मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा। ऐसे सिल्वर धातु कम क्रियाशील है Fe से, इसलिए Fe को नहीं हटा पाएगी। तो इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। लोहे की फ्राइंग पैन मीन्स जब आप खाना वगैरह या कुछ भी ऐसी चीजें फ्राई करते हैं तो जिस बर्तन में करते हैं उसको फ्राइंग पैन बोलते हैं, को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी उपयुक्त विधि है। तो देखिए, उस लोहे के फ्राइंग पैन का संचारण ना हो, उस पर जंग ना लगे, तो कौन सी विधि लगाएंगे। अभी ग्रीस तो लगा नहीं सकते, क्योंकि खाना बनाना है, ग्रीस तो वहां लगाएंगे आप तो पिघलेगा, मेल्ट होगा। पेंट वाला ऑप्शन सही है, आपने देखा भी होगा उस पर ब्लैक कलर का जैसा वो पेंट रहता है नीचे, तो उससे संचारण नहीं होता। अब जिंक की परत नहीं लगाएंगे, ऊपर के सभी ऑप्शन होगा नहीं, तो इसलिए पेंट लगाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से आप बचा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ लिखा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च द्रव्यमांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलयशील है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो देखिए, पहले तो ने लिखा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च द्रव्यमांक वाला यौगिक बना रही है, तो धातु होनी चाहिए। फिर वो जब ऑक्साइड बनाए तो वो ऑक्साइड जल में घुलना भी चाहिए। तो आप देखिए, पहले तो इन 4 ऑप्शन में देखिए धातु कौन है, तो एक तो कैल्शियम है और एक लोहा है, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन तो इस दौड़ से हो गए बाहर, तो कैल्शियम और लोहे में होगा। तो जब कैल्शियम का ऑक्साइड जब बनेगा तो वो जल में घुलेगा, जबकि लोहे का जो ऑक्साइड है वो जल में नहीं घुल पाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। माने कैल्शियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च द्रव्यमांक वाला कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और फिर वो जल में भी घुल जाएगा। ये दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि अधातु है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही है। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो आपने देखे होंगे ना वो बॉक्सेस जो पैकिंग जिनमें खाना करके दिया जाता है, तो उस पर जिंक की कोटिंग नहीं करते, टिन की करते हैं। उसका रीजन ये है, हम उस पर कम क्रियाशील धातु का लेप करना चाहेंगे, क्योंकि कम क्रियाशील धातु रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा हमारे उस खाद्य पदार्थ से, जबकि जिंक कर जाएगा, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। तो टिन का लेप क्यों करते हैं, क्योंकि टिन जो है कम क्रियाशील होता है जिंक से। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, ये लिखा है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या कर लेगा, खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर लेगा और खाद्य पदार्थ को मतलब हमारे लिए हानिकारक बना देगा।
जबकि टिन नहीं बनाएगा। तो टिन कम क्रियाशील है, अर्थात जिंक अधिक क्रियाशील है, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हम टिन का लेप करते हैं, क्योंकि कम क्रियाशील धातु की कोटिंग करेंगे जिससे कि वो हमारे खाद्य पदार्थ से कोई रिएक्शन ना करे और हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित बना रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका कोई मतलब नहीं जैसे पहला टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, महंगे की बात नहीं है, टिन की अपेक्षा जिंक का द्रव्यमानांक अधिक है या टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, तो टिन की अपेक्षा जिंक कम है, तो जिंक नहीं है कम क्रियाशील, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन कम क्रियाशील है और कम क्रियाशील है इसलिए उसको खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर हम लेप कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस प्रकार से आपकी इस एक्सरसाइज के जो 4 बहुविकल्प के प्रश्न थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले के लेक्चर्स में इसका जिक्र भी हो चुका है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी से पता चल रहा है माने दोनों, माने दोनों तरीके के ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय व्यवहार भी करते हैं और क्षारीय व्यवहार भी करते हैं, या हम ये कहें कि ऐसे ऑक्साइड, धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों से भी क्रिया कर लें और क्षार से भी क्रिया कर लें, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इनके अगर उदाहरण की बात करें, लिखा है 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए एक तो Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड है Zn। तो ये दोनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, यही थ्योरी में लिखा है। वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, अर्थात ये अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, इसलिए इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका अम्ल और क्षार से क्रिया करके बताइए। तो पहले जिंक ऑक्साइड को बताया गया है। जिंक ऑक्साइड की पहले अम्ल से क्रिया हो रही है, तो ZnOHCl, तो O Zn जो है हाइड्रोजन को हटाएगा, ZnCl2 बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन के H2O निकलेगा, सॉरी H2O, और ये Zn जिंक क्लोराइड, तभी तो लिखा था लवण और जल बनते हैं, तो लवण बना और जल बना। तो ये इसका क्षारीय व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो ये खुद क्षार होगा तभी तो अम्ल से क्रिया कर रहा है। और फिर दूसरे रिएक्शन में यहाँ पर जिंक ऑक्साइड NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, तो ये इसका अम्लीय व्यवहार है और यहाँ बन रहा है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2+H2O, तो लवण और जल बन रहा है। बात अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी स्वभाव की करें, माने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराएं, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर AlCl3 बनाएगा, ये H और O मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो ये इसका क्षारीय व्यवहार है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि ये अम्ल से क्रिया कर रहा है। फिर यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, तो इस समय अगर ये क्षार है तो इस समय ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है और सोडियम मेटाल्यूमिनेट और जल बना रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए जिंक ऑक्साइड अम्ल से, जिंक ऑक्साइड क्षार दोनों से क्रिया कर रहा है। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से भी क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों जो ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी पर ठीक से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 की। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, माने अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देंगी, और ऐसी 2 धातुओं के नाम बताने हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे अम्लों से। तो इसके लिए सीधा सा है, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, अर्थात अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देंगी, जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे धातु हैं कॉपर, Cu, Hg, Ag, PtAu, ये सब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए अम्लों से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु लिख दीजिए विस्थापित करने में, और न विस्थापित करने में नीचे वाली लिख दीजिए हाइड्रोजन से। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, आयरन है, जिंक है, बहुत सारी हो सकती है। 2 पूछी है इसलिए हमने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को लिखा है। जबकि तनु अम्लों से हाइड्रोजन न विस्थापित करने वाली धातु कॉपर होगी, सिल्वर होगी, Cu, Ag, Hg, Ag, PtAu भी हो सकते थे, प्लेटिनम और गोल्ड, लेकिन ये 2 धातुएं हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धातु M, कोई धातु M है और मान लीजिए आप उसे विद्युत अपवर्तनीय शोधन से शुद्ध करना चाहते हैं, उसको प्योर करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि विद्युत अपवर्तनीय शोधन में एक एनोड होता है, कैथोड होता है और विद्युत अपघट्य लेना होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि यदि आप किसी धातु M का विद्युत अपघट्य शोधन कर रहे हो तो एनोड किसे लेंगे, कैथोड किसे लेंगे और उसमें विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो देखिए एनोड हमेशा जिस धातु का हम शोधन कर रहे हैं उसी अशुद्ध धातु का एक मोटी छड़ लेते हैं, मोटा ब्लॉक कह देते हैं इसलिए उसे छड़ना कह के। तो एनोड बनाएंगे आप अशुद्ध धातु M का मोटा ब्लॉक, कोई मोटी छड़ लेंगे, जबकि कैथोड में वही धातु शुद्ध अवस्था में लेंगे, उसकी पतली पत्ती लेंगे,
पतली छड़ें लेंगे उसकी। और विद्युत अघट्य क्या होगा, धातु का लवण का जलीय विलयन, माने उसी धातु का कोई भी लवण का जलीय विलयन ले लेंगे जो विद्युत अघट्य का काम करेगा। इसको मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में विद्युत अघट्य शोधन बताया है, वहां से इसको आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, जब कभी संभव होगा तो मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अभी चूंकि हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन और एक्सरसाइज ये कर रहे हैं। देखिए क्या है, प्रत्यूष, ये कोई स्टूडेंट का नेम है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। स्पैचुला का मतलब उस प्याली से है, उसमें उसने सल्फर ले लिया, सल्फर माने गंधक ले लिया, तो गंधक को उसने प्याली में लिया और उसे उसने गर्म किया। तो जब वो उसे गर्म कर रहा होगा तो उसमें कोई गैस ऊपर उठ रही होगी, और वो जो गैस उठ रही है उस गैस को इकट्ठा कर लेने के लिए उसने एक उल्टी परत नली लगा दी। ये आपकी बुक में चित्र भी बना है। तो एक प्याली है, उसमें सल्फर है, सल्फर को गर्म किया जा रहा है स्पिरिट लैंप से। तो गर्म करने पर जो गैस ऊपर उठ रही है तो उसे उल्टी परत नली लगाकर उसे इकट्ठा कर लिया। तो लिखा परत नली की सहायता से उत्सर्जित गैस को एकत्र किया, और फिर उसने क्या काम किया, इस गैस की क्रिया करा के देखी। किस पर, एक बार सूखे लिटमस पर, एक बार गीले लिटमस पर, माने आर्द्र लिटमस पेपर पर। तो पूछ रहा है कि क्या हुआ होगा, और फिर कह रहा है कि जो हुआ होगा वो अभिक्रिया जो हुई होगी उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहीं पर मैं देखिए आंसर लिखता हूँ। सूखा लिटमस पत्र है तो उस पर तो कोई प्रभाव आएगा नहीं। रीजन, क्योंकि वो लिटमस पत्र न अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा न क्षारीय व्यवहार दर्शाएगा। क्या लिख देंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। बात करें हम आर्द्र लिटमस पत्र की, तो ये लाल हो जाता है, लाल हो जाएगा। तो यहीं पर मैं आंसर लिख रहा हूं, आप इसके नीचे उतार लेना इसको। फिर लिखा ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए पहले वाले के लिए तो कोई जब प्रभाव हुआ नहीं तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं होगी, लेकिन दूसरी में जब वो लिटमस पेपर लाल हुआ है तो नीले लिटमस पेपर को लाल वही कर सकते हैं जो अम्ल होंगे। तो इसका मतलब वो गैस अम्लीय प्रकृति की। और क्या हुआ होगा, देखिए सल्फर आपने उस स्पैचुला में लिया था, गर्म करने का मतलब हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म हुआ, तो H+O2 एरो SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड चूंकि सल्फर अधातु है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। मैंने याद करने के लिए कहा भी था, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। तो अधातु ऑक्साइड है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति। तो इसने क्या काम किया होगा, उस गीले लिटमस पेपर को क्या कर दिया होगा, लाल कर दिया होगा। तो इस दूसरे पार्ट में केवल अभिक्रिया हुई होगी, उसको मैंने संतुलित रूप से आपके लिए लिख दिया है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है लोहे को जंग से बचाने के आपको 2 तरीके बताने हैं। तो ये मैंने आपको सबसे पहले वाले चैप्टर में जब संक्षारण अर्थात जंग लगना बताया था, तब उससे बचाव के उपाय भी बताए थे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और वहां से पूरा लेक्चर देख सकते हैं। तो आप अगर लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं तो लोहे की वस्तुओं को आप पेंट कर दीजिए। तो क्या होगा, पेंट करने से वो जो वायु नमी है वो लोहे की सतह पर जा ही नहीं पाएगी, लोहे के संपर्क में आ ही नहीं पाएगी, तो जंग लगेगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। जिंक या किसी अन्य धातु की परत चढ़ा सकते हैं, तो वो परत जो है नमी और वायु को लोहे की वस्तु पर नहीं जाने देगी, तो इसलिए वो जंग से बचा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये मैं अभी बता ही रहा था आपको, जो प्रत्यूष में सल्फर स्पैचुला वाला जो क्वेश्चन है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन के साथ अधातुएं क्रिया करेंगे तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, और धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। अर्थात सीधा सा है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो लिखा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कारण बताने को लेकर है। इसमें 4 पार्ट हैं, जिसमें से कि अभी मैंने यहाँ पर 2 पार्ट लिखे हैं आपके लिए। तो ए पार्ट है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो देखिए ज्वेलरी मीन्स आभूषण जो है वो उन्हीं के बनेंगे जिनका जंग, मतलब जिनका संक्षारण कम हो, जिन पर जंग ना लगे। भाई आभूषण के लिए चमकदार होनी चाहिए, चीजें चमकती रहे हमेशा। तो ऐसी धातुएं होंगी जिनका संक्षारण अर्थात जंग जिन पर कम लगेगा। और ऐसा कौन होगा, जो कम क्रियाशील होंगी। तो सक्रियता श्रेणी में आप देखते हैं हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं उनकी ज्वेलरी बनेगी। तो जो प्लेटिनम, सोना और जो चांदी है ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं बिल्कुल, तो इसलिए कम क्रियाशील हैं। कम क्रियाशील होने की वजह से इनका आसानी से संक्षारण नहीं होता, इसलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। तो लिखा भी है मैंने, क्योंकि ये धातुएं कम क्रियाशील होने के कारण आसानी से संचारित नहीं होती, अतः प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। उसके नीचे आप लिख सकते हैं आंसर को बढ़ाने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है
सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? संग्रहित माने इकट्ठा क्यों किया जाता है? भाई सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है सक्रियता श्रेणी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल टॉप पर है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण अगर ये खुले में रहेंगी तो वायु, जो वायुमंडल की वायु है अर्थात ऑक्सीजन से बहुत शीघ्रता से क्रिया कर आग पकड़ लेती है, विस्फोट कर देती है। इसलिए इनको केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये लिखा है क्योंकि ये धातुएं अधिक क्रियाशील होने के कारण खुला होने पर वायु से अर्थात ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को भी अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 के जो 2 पार्ट रह रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ और नए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सी और डी पार्ट को। तो 12 का सी पार्ट है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। आपको पता भी है कि सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम बहुत ऊपर होता है, तो बहुत अधिक क्रियाशील है। फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। माने जो खाना बनाने वाले बर्तन आपने देखे होंगे अपनी किचन वगैरह में, तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे, जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई देखिए, पहले लोहे की कढ़ाई होती थी, आज एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज हो रही है। और एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील है, फिर भी हम उसे खाना बनाने वाले बर्तन में यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए था यूज उसको? क्योंकि अधिक क्रियाशील है, तो जो हम खाद्य पदार्थ उसमें बनाएंगे उससे वो एल्यूमिनियम रिएक्शन कर जाना चाहिए था और वो खाना जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाता। लेकिन फिर भी हम एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं खाना बनाने वाले बर्तनों में? तो देखिए होता क्या है कि एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील है, तो वो जो वायुमंडल की वायु है मीन्स ऑक्सीजन है, उससे वो एल्यूमिनियम धातु क्रिया कर लेगी और क्रिया करके बनाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस एल्यूमिनियम धातु की सतह पर जमा रहता है, मतलब पूरे के ऊपर अपने आप खुद ही कोटिंग हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। फिर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंदर वाली एल्यूमिनियम धातु को जंग से बचाता है, उसका संक्षारण नहीं होने देता। ठीक, एक बात तो ये है कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई का पर जंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगा। जो कि लोहे की कढ़ाई को आपने देखा होगा, अगर धुल कर उसको रख दें तो उस पर देखना थोड़ी देर बाद भी जंग जैसा लग जाता है। तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में जबकि आपने ऐसा होता नहीं देखा होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि एल्यूमिनियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है पूरी उस एल्यूमिनियम धातु की सतह पर। फिर वो परत वायु और नमी को एल्यूमिनियम धातु तक नहीं पहुंचने देती, अर्थात एल्यूमिनियम की उस बर्तन का संक्षारण नहीं होता। दूसरा बड़ा कारण, एल्यूमिनियम ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, अर्थात अगर आप उसे एलपीजी पर जब खाना बनाएंगे बर्तनों में तो वो बहुत जल्दी ऊष्मा को प्रवाह होगा एल्यूमिनियम के उस बर्तन में, तो इसलिए खाना आपका जल्दी भी बनेगा, गैस कम खर्च होगा। तो इन 2 वजह से एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के बावजूद भी उसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। इसलिए देखिए मैंने ये आपके लिए आंसर में लिखा है, एल्यूमिनियम धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु माने O2 से क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अर्थात Al2O3 का निर्माण कर लेती है, जो एल्यूमिनियम धातु की सतह पर जमा हो जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ये लेयर है, ये लेयर उस एल्यूमिनियम धातु की पूरी सतह पर जमा हो जाएगी तथा एल्यूमिनियम धातु को संक्षारित नहीं होने देगी, फिर उस पर जंग नहीं लगने देगी, अर्थात एल्यूमिनियम के बर्तनों का संक्षारण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा उन पर। और एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इस कारण एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 12 के डी पार्ट की, इसमें लिखा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम का मतलब है जब हम धातु को उसके अयस्क से निकाल रहे होते हैं, तब अगर धातु कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में हो तो हम उन्हें पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। धातु का कार्बोनेट है तो धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, धातु सल्फाइड के रूप में है तो धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो धातु का ऑक्साइड होगा उसका अपचयन कराना बहुत आसान है। धातु के ऑक्साइड का अपचयन कराना बहुत आसान है और उससे फिर धातु आसानी से निष्कर्षित हो जाती है, निकल जाती है इनकी अपेक्षा, कार्बोनेट और सल्फाइड की अपेक्षा। इसलिए हम धातु कार्बोनेट और सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में पहले बदलते हैं। तो ये लिखा है धातु सल्फाइड में कार्बोनेट की तुलना में धातु को धातु ऑक्साइड से प्राप्त करना सरल है, क्योंकि धातु ऑक्साइड का अपचयन कराकर धातु आसानी से निष्कर्षित की जा सकती है। अतः प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न वाली लाइन आप उतारेंगे, अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। इसमें है, आपने तांबे के मलिन बर्तन माने गंदे बर्तनों को देखा होगा कि नींबू या इमली के रस से उन्हें हम साफ करते हैं।
तो ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में इतने प्रभावी क्यों हैं? माने तांबे के बर्तन जब गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, उन पर आपने देखा होगा हरे रंग की एक परत भी जमा होने लगती है, जिसे हम संक्षारण कह सकते हैं तांबे का। तो उसको साफ करने के लिए नींबू का रस लेंगे या इमली के जो खट्टे पदार्थ हैं उससे साफ करते हैं उसको। तो ऐसा जब हम साफ करते हैं तो वो फिर से चमकने लगते हैं। माने नींबू या खट्टे पदार्थ जो हैं वो तांबे के गंदे बर्तनों को चमकदार बनाने में प्रभावी क्यों है, ऐसा क्या है? तो देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि जो तांबे का पात्र होता है, जो कॉपर है, वो क्या करता है, नम वायु के संपर्क में जब आएगा, जैसे तांबे का बर्तन है और वायुमंडल में वायु है नमी के रूप में, तो नम वायु के संपर्क में जब तांबे का पात्र आता है तो वो तांबा मीन्स कॉपर उस नम वायु से गिरकर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। वो कॉपर कार्बोनेट होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक, तो अब वो कॉपर कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है, साथ में हरे रंग की वो परत होती है जो कि उस तांबे के पात्र के ऊपर जमा हो जाती है। मीन्स जो तांबे का पात्र है, मीन्स जो कॉपर है, जो तांबा है, वो नम वायु के संपर्क में आकर कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, और जो कॉपर कार्बोनेट है वो क्षारीय प्रकृति का है, क्षार है एक, और उस तांबे के पात्र पर एक परत के रूप में जमा हो जाएगा जो आपको हरे रंग की दिखाई देती है। अब क्या हुआ कि क्षार उस तांबे के पात्र के ऊपर चढ़ गया है परत के रूप में, तो आप क्या करेंगे, नींबू या खट्टे पदार्थ जब लेंगे तो उसमें होता है अम्ल, तो वो अम्ल हो गया और वो क्षारीय परत उस पर जमी हुई है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया होगी। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो वो उदासीन कर देता है। अम्ल और क्षार की क्रिया के बाद जो बनता है वो उदासीन लवण बनता है। तो कॉपर कार्बोनेट क्षार है और खट्टे पदार्थ में अम्ल है, वो अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे, उदासीन हो जाएगा, उदासीन होकर वो हट जाएगा, तो तांबे का पात्र फिर से आपको चमकदार दिखाई देने लगेगा। यही मैंने आपके लिए उत्तर में लिखा है। देखिए, लिखा है जब तांबा नम वायु के, तो मेनली ये जो नम वायु है इसके संपर्क में आता है, तब नम वायु से गिरकर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनाता है, क्षारीय प्रकृति का कॉपर कार्बोनेट बनाएगा जो तांबे के ऊपर परत के रूप में जमा हो जाएगा, तथा यह परत हरे रंग की होती है। इसलिए कहते हैं कि तांबे पर जब संक्षारण होता है तो हरे रंग की परत होती है, तो वो कॉपर कार्बोनेट की होती है और क्षारीय प्रकृति की होती है। नींबू या इमली जैसे खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, खट्टापन उनमें अम्ल की वजह से ही है, तो यह अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से गिरकर उसे उदासीन कर देगा और फिर ये परत हट जाएगी, जिससे कि तांबे के बर्तन फिर से चमकदार दिखाई देने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोट्स जो बना रहे हैं उस पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 की। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो धातुओं और अधातुओं में अंतर है, लेकिन आपने रासायनिक रूप से अंतर लिखने हैं। तो लिखा है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। देखिए, अगर ये प्रश्न आता है सिंपल कि धातु और अधातु में विभेद कीजिए, तब तो आप लिख देंगे धातु में जो भौतिक गुणों को लेकर मैंने आपको अंतर लिखाया धातु और अधातु में, कि धातुएं अगाध वर्धनीय हैं, तन्य हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुओं में आपको बताया गया है लेक्चर्स में, जो इस चैप्टर के लेक्चर हैं स्टार्टिंग में, जहाँ धातु और अधातु की परिभाषा मैंने बताई है कि अधातुएं जो हैं भंगुर हैं, उनमें अगाध वर्धनीयता का गुण नहीं है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, तो इस टाइप के हैं। लेकिन जब वो स्पेशली रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पूछ रहा है तो आपको रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से धातु और अधातु में अंतर बताने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 4 अंतर लिखे हैं। तो जिस गुण के आधार पर हम अंतर कर रहे हैं, पहला कॉलम है, फिर धातु और अधातु। तो जैसे पहला है ऑक्साइड की प्रकृति, मीन्स ऑक्सीजन से क्रिया, क्योंकि आपको पता है कि धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, और वो जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मैं बार बार पहले आपको बताता रहा हूं। जबकि अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो वो अम्लीय प्रकृति के होंगे या फिर उदासीन होंगे। तो धातु ऑक्सीजन से गिरकर ऑक्साइड बनाएंगी लेकिन क्षारीय, अधातु भी ऑक्सीजन से गिरकर ऑक्साइड बना लेंगी लेकिन वो अम्लीय होंगे या उदासीन नेचर के होंगे। ठीक, उसके बाद है अम्लों से क्रिया। तो देखिए, ये भी हमने पहले ही पढ़ा है, धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं और अम्लों की हाइड्रोजन को निकाल देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, जो कि मैंने करके ही बताया था, Zn + HCl, Zn Cl2 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा +H2। लेकिन अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, तो विस्थापित नहीं कर पा रही हैं और ये धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अब हाइड्रोजन से क्रिया आ गया, तो धातु हाइड्रोजन से क्रिया कर लेंगी, हाइड्राइड बनाएंगी, सिंपल सी बात। अभी मैं लिख भी दे रहा हूँ, देखिए Li, कोई धातु ली हमने, Li + H2 बनाएगा LiH, ये लिथियम हाइड्राइड बना, Ca + H2 CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। लेकिन ये जो हाइड्राइड बनेंगे ये आयनिक प्रकृति के होंगे, वैद्युत संयोजी प्रकृति के होते हैं। तो लिखा धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया कर आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं।
जबकि अधातुएं भी हाइड्रोजन से क्रिया कर लेंगे, लेकिन उनके जो हाइड्राइड होंगे वो सहसंयोजी प्रकृति के होंगे। जैसे उनमें जल है H2, भाई हाइड्रोजन ने, धातु ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन से क्रिया कर H2 बनाया, H2S है, NH3 है। तो ये सबके सब क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के हाइड्राइड होते हैं। तो अधातुएं क्रिया तो कर ले रही है हाइड्रोजन से, लेकिन सहसंयोजी हाइड्राइड बना रही है। ठीक, फिर क्लोरीन से क्रिया, अगर हम धातुओं की क्लोरीन से क्रिया कराएं तो आप देखेंगे क्लोराइड बनेंगे। जैसे Na+Cl2, तो NaCl बनाता है, बैलेंस तो कर ही लेंगे 2Na, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो क्लोराइड जैसे KCl, K+Cl2 KCl बनाएगा, MgCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा। तो इस प्रकार धातुएं जो हैं क्लोरीन से क्रिया कर क्लोराइड बनाएंगी, लेकिन वो क्लोराइड आयनिक प्रकृति के होंगे। जैसे हाइड्राइड उनके आयनिक प्रकृति के, ऐसे क्लोराइड भी आयनिक प्रकृति के होंगे। जबकि जब अधातुएं क्लोरीन से क्रिया कर क्लोराइड बना लेंगी, लेकिन वो क्लोराइड सहसंयोजी प्रकृति के होंगे, जैसे HCl। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अधातु है, तो यहाँ Cl से क्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है, तो ये सहसंयोजी प्रकृति का होता है। तो लिखा अधातु क्लोरीन से क्रिया कर सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। तो इस तरीके से ये 4 गुणधर्मों के आधार पर मैंने धातु और अधातु में अंतर आपको समझाया है। इसको भी आप अपने नोट्स पर नोट कर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है आपको लिखने के हिसाब से। देखिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है कि कोई व्यक्ति है, वो घर घर जा रहा है और पुराने या मलिन जो सोने के आभूषण हैं वो कह रहा है कि मैं इनको साफ कर दूंगा और इनमें पहले जैसी चमक आ जाएगी। तो कोई महिला उस पर कोई संदेह नहीं करती और अपने अच्छे मन से अपने सोने के आभूषण उसको साफ करने के लिए दे देती है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उन जो मलिन, जो गंदे से चमक विहीन सोने के आभूषण है उसको एक विलेन में डाल देता है, और कुछ देर बाद उसको जब निकाल कर देता है तो वो चमक जाते हैं। उनमें वो चमकदार सोने का आभूषण होते हैं, लेकिन उनका जो वजन है वो बहुत कम हो जाता है पहले से। तो आप क्या एक जासूस की तरह ये बता सकते हैं कि उसने उस विलेन में, जिस विलेन में उन सोने के आभूषणों को डुबोया था, तो वो चमकदार क्यों हो गए और उनका वजन कम क्यों हो गया? क्योंकि वो महिला बड़ा दुखी होती है कि भाई सोने का वजन कम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि सोना कितना कीमती है और कितना महंगा होता है। छोटे छोटे कण की कितनी हजारों रुपए में उसकी कीमत होती है। तो बहुत वो तर्क वितर्क करती रहती है महिला उस व्यक्ति से, लेकिन वो उसको बता नहीं रहा है। लेकिन फिर भी बहुत देर बाद वो अपनी गलती को मानता है। तो आपको एक जासूस की तरह ये बताना है कि वो विलेन क्या था, कि उस व्यक्ति के पास क्या विलेन था कि उस विलेन में सोने के आभूषण डुबोने से वो चमकदार हो गए और उनका वजन कम हो गया। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं एक बार इसको आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है। सोने के कंगन उसे दिए, जिसे वह एक विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं जैसे वो नए हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि वो विलेन क्या है? तो पहली बात तो देखिए, इतना बड़ा निबंध जैसा क्वेश्चन है। दूसरा, आपको जासूस बनने के लिए कह रहा है। अभी जासूस बनने का कोई ड्रामा नौटंकी नहीं है, बहुत एक छोटी सी बात है। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जासूस का तो काम जब बहुत टिपिकल केस हो तब जासूस बनना पड़ेगा आपको, वरना तो बिना जासूस बने आप बता दोगे बहुत आसानी से। देखिए वो जो विलेन है वो अम्लराज है, अम्लों का राजा है वो। और अम्लराज क्या होता है, जब आप 3 भाग सांद्र HCl लेते हैं, 3 भाग कंसंट्रेट HCl माने गाढ़ा HCl, 3 भाग लेंगे उसके, और उसमें 1 भाग सांद्र HNO3 मिलाएंगे, नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे। तो एक अम्ल तो लेना है HCl, एक अम्ल लेना है HNO3, दोनों सांद्र होंगे। 3 भाग तो लेने हैं सांद्र HCl के और 1 भाग लेना है सांद्र HNO3 का। तो देखिए यहां पर लिखा है कि 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल, उनको आपस में मिलाएंगे तो वो विलेन अम्लराज कहलाएगा। ठीक है, और ये अम्लराज विलेन इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि इसमें सोना जैसी जो धातु है वो घुल जाती है। तो लिखा है तथा सोना धातु इस विलेन में घुल जाती है, इसलिए वो चमकदार हो गए थे और उनका वजन कम हो गया था। तो इसका मतलब
वो जो सुनार बनकर घूम रहा था व्यक्ति, उसके पास क्या विलयन था? अम्लराज नाम का विलयन था। तो उस व्यक्ति ने अम्लराज विलयन का प्रयोग किया था। और अम्लराज कैसे बनता है? 3 भाग आपने सांद्र तीन भाग सांद्र HCl लेना है और 1 भाग सांद्र HNO3, माने 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और HNO3 को लेना है, तब उनको मिलाकर अम्लराज बन जाता है। इसको आप लैब में अगर बनाएं तो बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि किसी के ऊपर ही गिर ना जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आएगा फिर वो, तो बहुत सावधानी से अम्लराज बनाया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमारी चैप्टर के बाद है उसका लास्ट क्वेश्चन है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात माने स्टील को कहते हैं, लोहे की मिश्र धातु है, ये लोहे की मिश्र धातु होती है स्टील, इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका कारण बताइए। माने जो हमारे गर्म जल के टैंक हैं जिसमें हम गर्म पानी को स्टोर करके रखेंगे, उसको बनाने के लिए हम तांबे के बर्तन का प्रयोग करेंगे, तांबे का प्रयोग करेंगे, स्टील का नहीं। ऐसा देखिए इस वजह से है, 2 कारण हैं। पहली बात तो जो तांबे की ऊष्मा के प्रति सुचालकता है वो बहुत ज्यादा है स्टील के अपेक्षा, माने तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है स्टील के अपेक्षा। तो इससे क्या होगा, जब आप तांबे का पात्र लेंगे और उसे गर्म करेंगे, उसमें पानी को गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। ऊष्मा का सुचालक है ना तांबा, तो बहुत जल्दी उसमें ऊष्मा का संचरण होगा, तो पानी बहुत जल्दी गर्म होगा। दूसरा, जो तांबा है वो गर्म जल से कोई क्रिया भी नहीं करता, अर्थात गर्म जल की प्रकृति बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि तांबे ने गर्म जल से क्रिया कर लिया और उस जल की प्रकृति को बदल लिया, भाई जल को विषैला कर दिया, कसैला कर दिया, इस टाइप का कर दिया, तो ऐसा तांबा नहीं करता है। तांबे में ये गुण होता है। तो किन वजह से हम जो गर्म जल का टैंक है वो तांबे का क्यों बनाते हैं, कि तांबे की ऊष्मा चालकता बहुत ज्यादा है और तांबा गर्म जल से क्रिया नहीं करता। तो देखिए लिखा भी है यहाँ पर, इस्पात की तुलना में तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो अच्छा सुचालक होने की वजह से वो ऊष्मा का संचरण उसमें जल्दी होगा, तो पानी जो है वो जो जल है जल्दी गर्म हो जाएगा इस्पात की स्टील की अपेक्षा। तथा गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, तथा जो तांबा है वो गर्म जल के साथ कोई क्रिया भी नहीं करता है। प्रश्न अनुसार का मतलब है प्रश्न उतार देंगे, अर्थात गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को भी अपने नोट्स पर नोट कर लीजिए। इस प्रकार से इस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 की है, चैप्टर के बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। माने एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको मैंने विधिवत समझाते हुए क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन भी लिखकर उसके आंसर लिखकर उसको समझाकर कंप्लीट करा दिया है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लें, रिवाइज करते रहें। देखिए जब आपके पास ये नोटिंग रहेगी तो उसको याद करना भी आसान रहेगा। नहीं समझ में आता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आकर फिर से लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसी चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु के जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन है, पाठ्यनिहित प्रश्न जो उदाहरण है या जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में पाठ्यनिहित प्रश्नों के हल के साथ।